नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। खबर आरा से है, जहां दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना आरा पटना एनएच पर नगर थाना के धनपुरा के पास की है। पुलिस ने के मुताबिक मृतक जमीन खरीद बिक्री का कारोबार करता था। फिलहाल पुलिस मृतक के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी हुई है। लोग जो है अपनी टीम बना के अपनी सीसीटीवी वगैरह और आगे का जो कहानी है, क्या बात है, उसमें लग गए हैं। इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो गया है हमारा, और इनके पिताजी से भी बात हुई है। ये थोड़े से अभी शॉक में है, तो अभी बोले कि कुछ देर बाद आपको सर कुछ बात बताएंगे। तो अभी कुछ बात आएंगी तो उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चलेगा, और अकॉर्डिंगली ये क्या करते हैं सर? प्राथमिकता जो रहेगा वो जल्दी से जल्दी जो अपराधी हैं या कुछ भी है तो उसको हम लोग अरेस्ट करेंगे। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बस चालक की पीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। मामला मुजफ्फरपुर के बरियारपुर ओपी क्षेत्र के गौरिहार का है, जहां पर रोजाना की तरह कुर्नी के रहने वाले बसंत पासवान बस लेकर मुजफ्फरपुर जा रहे थे। तभी मामूली टक्कर से एक व्यक्ति की दाल गिर गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मामले को लेकर बरियारपुर ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच में भेज दिया गया है। कटिहार के हसनगंज में गैंग रेप मामले में बीजेपी प्रशासन पर हमलावर है। विधान पार्षद अशोक अग्रवाल पीड़ित के घर तक पहुंचकर कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध को पुलिस गंभीरता से ना लेते हुए इसे दूसरे जिले के बताते हुए लंबे देर तक भ्रमित करते रहा, और इस वजह से अब तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जल्द गैंगरेप के इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपको बता दें कि टेम्पो में अकेली महिला के साथ टेम्पो ड्राइवर सहित और 3 लोगों ने गैंगरेप कर उन्हें नदी के धार के में फेंक कर चले गए थे। तो भैया में जो घटना घटी है, टेम्पो चालक द्वारा जो महिला जा रही थी यहाँ से सागर पंचायत में, उसके साथ तो रात भर रेप हुआ है। पुलिस विभाग के साथ हम लोग हैं, यहाँ पर मिले हैं। जो घटना है उसमें पुलिस की घोर लापरवाही है, हसनगंज थाना प्रभारी की काफी लापरवाही है। बेगूसराय में ट्रैकमैन की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। ट्रैकमैन को पटरी क्रैक होने की सूचना मिली। उसने तत्परता दिखाते हुए उसी ट्रैक से गुजरने वाली सहरसा नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन को लाल झंडी दिखाकर दनौली फुलवरिया स्टेशन के पास रोक दिया। ट्रेन रुकते ही रेल यात्रियों में हड़कंप मच गया। मामला बरौनी कटिहार रेलखंड का है। बताया जा रहा है कि सहरसा से वैशाली एक्सप्रेस चली थी, जो कि नई दिल्ली तक जाने वाली थी। जब दनौली फुलवरिया से पहले लखमीनिया स्टेशन के पास ट्रेन पहुंची तो ट्रैकमैन ने ट्रेन के ड्राइवर को लाल झंडी देकर ट्रेन को रोकने के लिए कहा। ट्रेन ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए जैसे तैसे ट्रेन को दनौली फुलवरिया के पास खड़ा कर दिया। इस तरह ट्रेन करीब 1 घंटे तक लखमीनिया के पास खड़ी रही। पटरी को दुरुस्त करने के बाद ही रेलवे लाइन पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। सूचना मिला था पटरी टूट गया। पटरी टूट गया। कितना देर तक खड़ा रहा था ये ट्रेन? 1 घंटा। पटरी टूट गया था, ठीक हो गया क्या? हाँ, ठीक होने के बाद ही लखमीनिया स्टेशन में खड़ी थी। वहाँ पे 9 बजे पहुँचे थे। क्या पता चला था आपको, क्यों खड़ी थी वहाँ पे? ये पता चला था कि लाखों में ट्रेन की पटरी टूट गई है, तो इस वजह से खड़ी है। अच्छा, काफी देर तक वहाँ पे रहा ना? हाँ जी। कोई दुर्घटना भी हुआ था? सरकार छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने का भले दावा कर रही है, लेकिन राजधानी के स्कूलों में अब भी छात्राएं दरी पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। राजधानी के कन्या मध्य विद्यालय यारपुर में क्लास 1 से लेकर 8 तक की कक्षाओं में आज तक बेंच डेस्क नसीब नहीं हुआ है, जबकि ठंड दस्तक दे चुकी है और छात्राओं को अभी से ही चिंता सता रही है। कन्या मध्य विद्यालय यारपुर का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने।
सरकार के लाख दावों के बाद भी सरकारी स्कूल के बच्चों को अब तक दरी से छुटकारा नहीं मिला है। यानी अब भी बच्चे जो हैं दरी पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जरा सोचिए, तापमान में गिरावट हो रही है, बावजूद बच्चों को बेंच डेस्क नसीब नहीं है। ये तस्वीर किसी गांव देहात की नहीं है, राजधानी पटना की है, जहां पूरी सरकार रहती है। तो देखिए आप, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय यारपुर में जो बच्चे हैं किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। यानी यहां पर छात्राएं पढ़ाई करती हैं। अभी क्लास 6 में आप देख लीजिए, चाहे वो क्लास 5 हो, 4 हो, 3 हो, 1 हो, या फिर सीनियर क्लास की बात करें क्लास 8 हो, तमाम क्लास में इसी तरह से बच्चे बैठते हैं। स्कूल के तरफ से दरी की व्यवस्था कराई गई है और बच्चे आते हैं, दरी पर बैठ कर ही पढ़ाई करते हैं। तो जरा बच्चों से ही बात कर लेते हैं, क्या परेशानी होती है आप लोगों को? सरकार बोल रही है सब चीज का सुविधा देंगे, लेकिन जब से हम लोग एडमिशन लिए हैं दरी पर ही बैठे हैं। हम लोग को बेंच चाहिए। हम लोग को यहाँ बहुत ठंड लगती है, दरी पे बैठना पड़ रहा है ठंड में भी। सरकार जब से एडमिशन लिए तब से दरी में ही बैठ रहे हैं हम लोग। नहीं अच्छा लगता? नहीं अच्छा लगता नीचे बैठना। परेशानी तो होती है, जैसे ठंड का मौसम अब आ गया, बच्चे शिकायत करते हैं कि सर ठंड लग रही है दरी पर बैठने में। तो सरकार को तो सुविधा देना चाहिए, अभी तक तो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया है। तो हम गवर्नमेंट से चाहेंगे कि बच्चियों के लिए, खास के हमारा स्कूल जो है गर्ल्स स्कूल है और बच्चियां को बैठती हैं तो परेशानी तो स्वाभाविक है कि होगा ही। शिक्षा पर लगातार सरकार जोर दे रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन समझ लीजिए कि जहां पर लड़कियां ही पढ़ाई करती हैं, कन्या मध्य विद्यालय है, वहां पर फर्नीचर नहीं है। हाँ, गुरुजी को बैठने के लिए कुर्सी जरूर देख रहे हैं, लेकिन बच्चों को बैठने के लिए देखिए सिर्फ दरी है। किस क्लास में हैं आप लोग? कितनी परेशानी होती है? बेंच नहीं है? नो सर। बेंच नहीं है? नो सर। ऐसे ही पढ़ती हो? यस सर। बेंच है ही नहीं यहाँ पर? नो सर। आती हो सीधे दरी पर बैठ जाना? यस सर। क्या चाहती हो? बेंच आ जाए। देखिए, बेंच चाहिए, ज्यादा कुछ डिमांड नहीं है, सिर्फ फर्नीचर चाहिए, क्योंकि बच्चों का मौलिक अधिकार है। अगर स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे आते हैं एक उम्मीद लेकर कि हमारा भी स्कूल बेहतर होगा, हमारा भी स्कूल स्मार्ट होगा, लेकिन जहां पर बैठने के लिए जगह नहीं हो, समझ सकते हैं बच्चों की परेशानी कितनी ज्यादा होगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पूर्णिया के मधुबनी बाजार में बजबजाते नाले के बगल में सरकारी मध्य विद्यालय स्थित है, जहां पढ़ने वाले छात्र छात्रा नाले के बदबू और कीड़े मकोड़े के कारण परेशान हैं। छात्रों का कहना है कि डेंगू का समय है, वे लोग स्कूल तो आते हैं तो इस नाला के कारण मच्छर उन्हें काटते हैं। कई बार तो सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीव भी उनके स्कूल में घुस जाते हैं। नाला के दुर्गंध के कारण बच्चों को उल्टी होती है, जिसके कारण वो स्कूल नहीं आना चाहते। स्कूल के हालात का जायजा लिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया के मधुबनी स्थित विम्सगंज पूर्व मध्य विद्यालय में, और आप देख सकते हैं कि ये स्कूल जो है ये कच्चा नाला के बगल में है। इस कच्चा नाला के कारण यहाँ हमेशा मच्छर और बदबू आते रहती है, सांप कीड़ा भी आता है। और यहाँ बगल में इस स्कूल में काफ़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। क्या परेशानी होती है, आइए बात करते हैं इन्हीं बच्चों से। क्या नाम हुआ बाबू? किस स्कूल में पढ़ती हो तुम? मध्य विद्यालय विम्सगंज। क्या स्थिति है यहाँ का? सर नाली गंदा है सर, कीड़ा और डेंगू की बीमारी चला हुआ है। अच्छा, तो इससे क्या परेशानी होती है? उल्टी हो जाता है सर हम लोग को बाद में। क्या मांग करती हो सरकार से? साफ कराए जल्द से जल्द। कैसे पढ़ती हो यहाँ पे बगल में गंदगी? आप पढ़ना ही पड़ता है, नाला है बगल में, बदबू आती है और डेंगू मलेरिया भी आती है, बहुत सारा कचरा फैला हुआ है, महक आती है, एक दिन उल्टी भी होता है। तो बच्चे बीमार भी पड़ते हैं। नाला ये तो नाला आपका सब्जी मंडी में के बीच में है, जितना भी शाम में कचरा बचता है इसी नाले में डाल दिया जाता है, जिसके कारण जो है सड़ा गला का महक जो है वो हमारे बच्चों को कुप्रभावित करते हैं, जिसके कारण सप्ताह में 1-2-3 क्या कहते हैं उल्टी बच्चे को हो जाते हैं। स्कूल के बगल से कच्चा नाला गुजर रहा है, जिसके कारण काफ़ी गंदगी फैल रही है, मच्छर भी काफ़ी मात्रा में यहाँ आते हैं। हालांकि नगर निगम के द्वारा कभी कभार यहाँ पर साफ सफाई और फॉगिंग कराया जाता है, लेकिन ज़रूरत है इस नाला को पक्कीकरण करें ताकि यहाँ पर बच्चे सही तरीके से पढ़ सकें। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया।
शेखपुरा दनियावा नई रेल परियोजना का कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। मुआवजा पर सहमति नहीं बनने के कारण अभी तक 127 किसानों की जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया है, जिसके कारण रेल परियोजना का काम अधर में लटका है। किसान आवासीय और व्यावसायिक मूल्य के आधार पर कीमत तय करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं भू अर्जन विभाग सरकार के निर्देश पर खेतीहर भूमि का मूल्य देने पर राजी है। ऐसे में किसानों ने हाई कोर्ट में रीट दायर किया है। साल 2019 में हाई कोर्ट ने उच्चतम मूल्य देने का निर्देश दिया, लेकिन किसानों को भुगतान नहीं मिला, जिसके बाद किसानों ने अवमाननावाद दाखिल किया है। फिलहाल भू अर्जन विभाग हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है। शेखपुरा दनियावा नई रेल परियोजना के अधूरे कार्य का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। 2003 में रेल मंत्रालय ने शेखपुरा दनियावा नई परियोजना की आधारशिला रखी, कार्य भी शुरू हुआ, रेल पटरी भी बिछाई गई है। आप देख सकते हैं रेल पटरी भी काफ़ी माने लगभग कार्य पूरा हो चुका है शेखपुरा से लेकर बिहार से दनियामा। लेकिन बीच में जो बरबिघा अंचल का नारायणपुर मौजा है, वहाँ लगभग 127 किसानों का अभी तक ज़मीन अधिग्रहण नहीं हुआ। मामला जो कीमत है, कीमत के लेकर अटक गया है और उस कीमत को लेकर के किसान लोग हाईकोर्ट भी गए। हाईकोर्ट में 2014-2020 में अलग अलग आदेश हुआ है। इस आदेश में कहा गया है कि जो किसान का जो अधिकतम वैल्यू है, जो अभी मूल्य बाजार में का, उसके आधार पर भुगतान की जाए। लेकिन चूँकि तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी ने एक शपथ पत्र दायर किया था न्यायालय में और कहा था कि चूँकि हम न्यायालय केंद्र सरकार का आदेश है मंत्रालय का, उसके आधार पर ही हम भुगतान करेंगे। हम लोग की जो मेन समस्या है, यहाँ की यात्रियों की समस्या है। पटना से जाने में इतना परेशानी है कि कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। बसों से जाना होता है और ट्रेन सब जगह बन गया है। इसको अविलंब चालू कराने की ज़रूरत है। यहाँ से एफिडेविट जो जनवरी 2020 में दायर किया जा चुका है। 6 मैन कमेटी बनी थी, उन्होंने भी इसको किसी में ही माना, जबकि रैयत लोग अभी भी अड़े हुए हैं कि उनका नगर पालिका क्षेत्र में है तो उन्हें आवासीय दिया जाए, छोटा छोटा भूखंड। अब हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा जो भी एमजेसी में निर्णय होगा उसके आलोक में हम लोग काम करेंगे। तब तक अभी तक बंद पड़ा हुआ है। मंत्रालय आवंटन कर देता है ये शेखपुरा जिला प्रशासन को, तो निश्चित रूप से जो भी वंचित किसान है जिसका अधिग्रहण करना बाकी है वो जमीन अधिग्रहण हो जाएगा और जो बचा हुआ कार्य है वो भी पूरा हो जाएगा और शेखपुरा जिला वासियों के लिए एक खुशखबरी की बात होगी और आसानी से शेखपुरा से दनियामा टू पटना वो जा सकेंगे। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। नगर निगम की तमाम व्यवस्था हाईटेक होती जा रही है। दरअसल अब पटना के तमाम शौचालयों को मशीनों की मदद से साफ किया जाएगा और इसके लिए स्पेशल मशीनों को खरीदा गया है और 50 से अधिक स्वयंसेवी समूह की महिलाओं को इसके लिए लगाया गया है। इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और ये महिलाएं जल्द ही राजधानी में सफाई करने की मुहिम में उतरेंगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। पटना नगर निगम लगातार हाईटेक हो रहा है और राजधानी के तमाम शौचालयों की साफ सफाई के लिए हाईटेक तरीके से लगातार मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो भी पहले हाथ से साफ सफाई की जाती थी उसे अब छोड़ के अब मशीनों के जरिए ये साफ सफाई किए जाएंगे। अब इन्हीं के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है इन महिलाओं को। ये महिलाओं के जिम्मे अब नगर निगम के जितने भी शौचालय हैं राजधानी में वो रहेंगे और इसी मशीन के द्वारा वो महिलाएं इनकी साफ सफाई करेंगी शौचालय को। कहीं ना कहीं इस तरह से पटना में आबादी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं परेशानी होती है, गंदे शौचालय रहते हैं, लोगों को परेशानियां होती हैं, तो उस परेशानी से निजात दिलाने के लिए नगर निगम हाईटेक व्यवस्था कर रहा है और इस मशीन के द्वारा राजधानी के तमाम शौचालयों को पूरी तरह से क्लीन किया जाएगा जिससे कि लोगों को परेशानियां ना हो। कैसे काम करता है ये? अच्छा है हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए। और पहले से बहुत प्रोग्रेस हो रहा है नगर निगम को। गंदगी जो स्वच्छ हम हाथ से छूते थे, अब ये हम लोग मशीन के द्वारा सफाई करेंगे, यानी बहुत क्लीन करेंगे। तो आप लोग को ट्रेनिंग मिली है इस मशीन के द्वारा? ट्रेनिंग मिल रही है। ट्रेनिंग मिल रही है। इसी का ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं। कितनी महिलाएं हैं जिनको ट्रेनिंग मिल रही है? 50 का है। तो यह माना जाए कि राजधानी के जो शौचालय है वो पूरी तरह से हाईटेक रहेंगे, साफ सुथरे।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शकीला है। ठीक। तो आपने सुना जो यहाँ ट्रेनिंग ले रही महिला, उनका कहना है कि राजधानी के शौचालयों को पूरी तरह से साफ सफाई रखा जाएगा और इसी के लिए उनकी ट्रेनिंग हो रही है। उनको इस मशीन के द्वारा जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से हाईटेक तरीके से शौचालय को साफ रखा जाएगा, जिससे कि लोगों को परेशानियां कम हो सके। पटना से धर्मेंद्र कुमार। तापमान में गिरावट और मौसम बदलते ही सचिवालय स्थित जलाशय में विदेशी पक्षी प्रवास के लिए पहुंचने लगे हैं। अब तक 3000 से ज्यादा देसी और विदेशी पक्षी पहुंच चुके हैं। हर बार दिसंबर से पक्षियों का आना जाना शुरू होता था, लेकिन इस बार समय से पहले पक्षी पहुंचने लगे हैं। जलाशय का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। ठंड बढ़ते ही इस बार फिर से पटना के राजधानी जलाशय में विदेशी पक्षियों का आना शुरू हो चुका है। सचिवालय स्थित राजधानी जलाशय की आपको तस्वीर दिखा दें, जहां अब तक 3000 से अधिक जो है देशी और विदेशी पक्षी प्रवास के लिए पहुंच चुके हैं। वन विभाग की माने तो हर बार दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में जो विदेशी पक्षी हैं खासकर वो पहुंचते हैं, लेकिन इस बार समय से पहले अनुकूल वातावरण मिलने की वजह से जो पक्षी है वो प्रवास के लिए पहुंच चुके हैं। सबसे अधिक जो है देशी हैं, जबकि 300 से ज्यादा जो है विदेशी पक्षी यहां पर प्रवास के लिए पहुंचे हैं। जबकि दिसंबर से जनवरी के बीच में यहां पर 39 प्रजातियों के जो पक्षी हैं वो प्रवास के लिए पहुंचते हैं, यानी 6000 पक्षी के पहुंचने का जो है अनुमान यहां पर लगाया गया है। कहा जा रहा है कि यहां पर अनुकूल वातावरण के साथ साथ जो जलाशय है उसमें उसके अनुसार जो है मौसम मिलता है। भोजन के लिए मछली है, पानी में उगने वाले पौधे होते हैं और मुलायम घास के साथ गीली घास है, जिसकी वजह से जो पक्षी हैं हर बार यहां पर पहुंच जाते हैं। तकरीबन 2 महीने यहां पर प्रवास पर रहेंगे। आप पक्षियों की चहचहाट जो है लगातार सुन रहे होंगे। अनेकों प्रजातियां यहां पर देखने को मिलेंगी, खासकर जो कॉमन पोजार्ड है, नॉर्दर्न शोल्वर है, पिनटेल है, रेड क्रेस्टेड है, पोचार्ड है। ये तमाम जो है अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, रूस, कजाकिस्तान, पूर्वी साइबेरिया समेत कई देशों से जो है यहां पर पहुंचते हैं। जाहिर है लोग यहां पर कौतूहलवश हर बार जो पक्षी हैं उसका कहीं न कहीं दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि ये आपको जो है दुर्लभ प्रजाति की पक्षियां हैं जो आपको हर जगह नहीं मिलेंगी, लेकिन राजधानी जलाशय में दिसंबर से लेकर जनवरी में हर बार देखने को मिल जाएंगी। पर इस बार समय से पहले जो है पक्षियों का प्रवास शुरू हो गया है और ये सिलसिला जनवरी तक बदस्तूर जारी रहेगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। मुजफ्फरपुर में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक होता जा रहा है। मुजफ्फरपुर का AQI 331 तक पहुंच गया है, जो वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। हालांकि शहर के बिगड़ते हालात को लेकर नगर निगम सक्रिय हो गया है। शहर में स्प्रिंकलर वाहन से छिड़काव किया जा रहा है। नगर आयुक्त ने बताया कि प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, इसको लेकर निगम सतर्क है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर की आबोहवा अब सांस लेने लायक नहीं है। मुजफ्फरपुर में प्रदूषण का स्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और AQI जो यहाँ का मापा गया है, जो तात्कालिक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वह 331 तक पहुँच गया है, जो वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। और ऐसे में समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक हो गई है। हालांकि इसको लेकर जो है वह नगर निगम अलर्ट मोड में है। स्प्रिंकल वाहन से छिड़काव की जो शुरुआत है वह कर दी गई है। देर रात से ही छिड़काव किया जा रहा है और मुजफ्फरपुर में कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। और स्प्रिंकलर मशीन हमारे पास 2 हैं, तो उन दोनों को, ताकि रोड से जो धूल है और जो मिट्टी के जो छोटे पार्टिकल्स हैं उन सबको हटाया जा सके और पॉल्यूशन को कंट्रोल किया। इसमें यहाँ का कुछ एरिया का जो है वो सीवियर कैटेगरी में दिखाया गया है। मिठनपुरा और जो कंस्ट्रक्शन साइट है उनके कारण जो बढ़ रहा है, तो वही सीवियर कैटेगरी में है। थोड़ा उसको कंट्रोल करने के लिए हम प्रयास कर लगातार जिस तरीके से बीते 1 सप्ताह से प्रदूषण का स्तर रोज रोज बढ़ रहा है, यह कहीं न कहीं काफी टेंशन वाला है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अब बात सबसे बड़े संत समागम की। बक्सर में चल रहे संत समागम अब महाकुंभ का रूप लेता जा रहा है।
देश के हर हिस्से से लोग यहां पहुंच रहे हैं। देखिए संवाददाता पुष्पराज की रिपोर्ट। बक्सर के हिरौली धाम में 15 नवंबर तक चलने वाले लक्ष्मी नारायण यज्ञ की श्रृंगार देखते ही बन रही है। जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं वो खास करके यहाँ जो मुख्य द्वार है यहाँ पर अपने मस्तक पर चंदन का लेप लगवा रहे हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ से चंदन का लेप लगाने के बाद वो यज्ञ स्थल के भीतर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। इन भक्तों से बात करते हैं जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं कि इसका क्या असर पड़ रहा है। ये लोग जो यहाँ पहुँचे हैं ये बताइए कि चंदन लगाने से क्या असर पड़ता है। देखिए, चंदन लगाने से तो ये पहला एक चीज़ है कि अपने संस्कृति का पहचान है, सनातन संस्कृति का। और ये तिलक लगाने से मन मस्तिष्क शांति रहता है, एक मन एकाग्रचित रहता है, अपने आप को अध्यात्म की प्राप्ति होती है। इसलिए आदमी तिलक लगाता है। और चंदन से, इस प्रकार के चंदन से, इस भव्य आयोजन में चंदन लगा करके चलने से एक धर्म का भी एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। तो और देख सकते हैं छोटा बच्चा है जिसे यहाँ के जो पंडित हैं वो चंदन लगा रहे हैं और इसे एक श्रृंगार कहा जा सकता है। श्रृंगार के रूप में लोग इसे देख रहे हैं। जो भी भक्त इस यज्ञ स्थल पर पहुंच रहे हैं, सबसे पहले जो मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार के पास भक्तों की भीड़ लगी है एक अनोखा श्रृंगार करने का, ये चंदन के श्रृंगार करने का। और चंदन का श्रृंगार अपने ललाट पे करने के बाद ही लोग यज्ञ स्थल में प्रवेश कर रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। रोहतास जिले का